हेलो दोस्तों, आप सबका अपने जीके स्पेशल आर्टिकल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर फुल सॉल्व देखेंगे। इसके पूरे 150 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये पेपर आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चलेगा। हम दोनों लैंग्वेज में देखेंगे क्योंकि दोनों लैंग्वेज हमारा खुला रहेगा और हम हिंदी को सॉल्व कराते जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब आप इधर देखते रहिएगा, अन्यथा आप हिंदी से हैं तो इधर आप चेक करते रहिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन था, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो यह है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन, फिर स्पेस है, अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा आदान प्रदान। क्योंकि देखिए उसने आदान प्रदान कर लिया, मतलब कि अपना लंच उसको दे दिया, उसका लंच ले लिया। एक दिन उसने दिया, एक दिन उसने। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जेंडर रूढ़वादिताएं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, जेंडर रूढ़वादिताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती रहती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्या करता है? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। गोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन में के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ या फिर अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? क्या हो जाएगा? पांड यानी ढांचा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो किस अवधि में विकसित होता है दोस्तों? तो हमारा 5 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है दोस्तों? तो किसके अनुसार है ये आपको बताना है। तो किसके अनुसार? लेव वायगोस्टकी के अनुसार। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? जो शिक्षक है उसको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए दोस्तों? तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? दूसरा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं दोस्तों? तो क्या विशेषताएं हो सकती हैं दोस्तों? ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा 9th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समाजीकरण। क्या बोलते हैं? समाजीकरण। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो हमारा इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 11 नंबर देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? एक प्रगतिशील कक्षा में
इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। दोस्तों तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है दोस्तों? तो हमारा 12 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हम केवल ऑप्शन बताते चले जाएंगे और 4 ऑप्शन पढ़ेंगे बहुत समय लग जाएगा। इस वजह से समय कम करने के लिए हम केवल और केवल राइट आंसर बताते जा रहे हैं। चलिए अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए 13 ऑप्शन है कि 13वां क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार वह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए मेरे दोस्तों? तो क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए अगर हम किसी प्रकार के वर्गों के जो गरीब वर्ग के हैं, निचले स्तर के हैं, अगर उनके जो रोल मॉडल हैं उनके बारे में बताएंगे, जैसे मान लिया कि कोई एससी से बात करते हैं तो हम सोनू सूद के बारे में बताते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वो ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ इसका बताएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन से राइट हो जाएगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला है पढ़ने के लिए चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने की कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने का। ठीक, तो ये सूचक हैं। तो ये किसके सूचक हैं आपको बताना है दोस्तों। तो 15 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर किसका है? अधिगम अशक्तता वाले स्टूडेंट की। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? पहला है, देखिए तो इसका 16 का हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 17 नंबर देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है मेरे दोस्तों? तो किस प्रकार से कर सकती है? हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अनेक प्रतिप्रेक्षों को प्रोत्साहित करने तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो कौन सा लेता है दोस्तों? तो हमारा इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या कहता है दोस्तों? तो 19 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो हमारा 20 का कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? चौथा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। यही क्या है? नहीं है। तो 4th ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव करते हैं? तो किस प्रकार का बर्ताव करते हैं? तो हमारा 3रा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है तो उससे हमें पूछना चाहिए क्यों नहीं पढ़ना चाहते, आपकी रुचि क्यों नहीं है, तो ऐसी चीज़ें उसके साथ करनी चाहिए। तो हमारा 3रा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है 22 नंबर क्या कहता है? संरचनावादी उपागम बताता है कि स्पेस है ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होगा दोस्तों? तो हमारा 22 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कहता है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में
एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए दोस्तों? संवाद के लिए बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, या फिर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि संवाद के लिए बच्चों को उनकी अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो किस प्रकार का संबंध होता है? तो द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है विद्यार्थी का अभिरुचि, दूसरा है विद्यार्थी का संवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, चौथा है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ दोस्तों। तो हमारा 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये चारों के चारों ऑप्शन प्रभावित करते हैं। ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी और ये भी। तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों? तो क्या है? उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 27 नंबर देखते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या ब्रैज प्राप्त करना, ठीक, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है दोस्तों? तो क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है दोस्तों? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह कथन एक सामाजिक संरचना है दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो दोस्तों कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके बाल विकास का। तो चलिए देखते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या होती है? तो क्या होती है? प्राथमिक एजेंसियां हैं, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला पोर्शन देखते हैं, हम दूसरा पार्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे तीसरा भाग, क्या सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन से, ठीक। देखिए हमने पहले पार्ट में देख लिया है, 30 तक देखें, अब 31 से हम यहाँ देखेंगे, ठीक। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, ठीक। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ हिमालय पर्वत है? तो कौन सा है? हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, अल्पेशियन पर्वत या फिर वासजेस पर्वत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। सोशल साइंस का हम देखते हैं ये, ठीक। सामाजिक विज्ञान का है, सामाजिक, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्या कहता है? देखिए कथन कह रहे हैं कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो हमारा 32 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ए और बी सही हैं, दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का कहता है, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ABCD कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। पहला है, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। सी है, संगमरमर का एक कायांतरित शैल है दोस्तों। तो हमारा देखिए 33 का जो ऑप्शन था उसमें कोई भी ऑप्शन से इसका क्या किया गया था, इस क्वेश्चन को हटाया गया, सबको इसके बराबर नंबर दिए गए थे दोस्तों। तो चलिए इस पे विवाद था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो किस परत में आने पर जल जाते हैं दोस्तों? तो हमारा देखिए 34 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन से? मध्यमंडल। तो हमारा कौन सा होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला तो देखते हैं 35 नंबर। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। तो ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो इसको हमको बताना है। तो किससे जुड़ा है? लोगों के आवागमन से। किससे जुड़ा है? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों।
चलिए अगला है 36 नंबर, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ये पवनें वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है कि पश्चिम एवं पूर्व पवनें इनके उदाहरण है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 36 का? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है दोस्तों। चलिए अगला है ब्राजील के कंपोज एवं वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। तो किस प्रकार के उदाहरण हैं? ब्राजील का कंपोज और वेनेजुएला का जो लाओस है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। तो कौन सा हो जाएगा? ट्रॉपिकल ग्रास लैंड के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का कहता है दोस्तों, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। दूसरा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है दोस्तों। तो देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा 2, ए गलत है परंतु बी सही है। ठीक, ए देखिए प्रतिदिन दिन प्रतिदिन नहीं होती है, ठीक है, मगर ये सही है हमारा, तो ए सही है किंतु बी गलत है। चलिए अगला है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। पहला कहता है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा कहता है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा क्या होगा? प्राकृतिक गैस दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो भारत का जो शोध संस्थान है मैत्री वो कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सभी खनिज अधात्विक होते हैं। जरूरी नहीं सभी खनिज अधात्विक हों, धात्विक भी होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो गया दोस्तों। चलिए अगला है कि मिलान करना है दोस्तों। तो मिलान करना है, देखिए ये मिलान करना है नर्मदा नदी कहाँ से क्या है ना, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी, वाजी है ना, गारो पहाड़ियाँ, ठीक है, गारो पहाड़ियाँ, इसके अलावा गंगा घाटी, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। तो इसका हम बता दें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो 42 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हमारा क्या है कि पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा। पहले क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी का होगा आखेट और संग्रहण, ठीक, आखेट और संग्रहण। और देखिए दूसरे का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और देखिए तीसरे क्या होगा? चौथा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगला है, नीचे दो विकल्प ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला है कथन क्या है? कथन कहता है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। दूसरा क्या कहता है? लंबी समावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल के विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है दोस्तों। तो हमारा देखिए हमारा 43 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौथा नंबर बिल्कुल सही की ए सही है किंतु बी क्या है? गलत है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन का कहता है, इसमें भी कथन के बारे में बताएगा। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। तो पहला है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। दूसरा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो देखिए इसका हमारा 44 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए बी की व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? तो हमारा 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश की चित्र शैली को। चलिए अगला है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो क्या पढ़ाया जाता था? ब्रिटिश काल के पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? तो क्या पढ़ाया था? सरकारी संस्थानों में। कहाँ पर? सरकारी संस्थानों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 47 नंबर कहता है नीचे दो विकल्पों में दिए गए हैं। तो कथन देखिए, कथन पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी कहता है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 47 का दोस्तों। देखिए तो 47 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? दूसरा ए और बी
दोनों सही हैं, किंतु ए बी की व्याख्या नहीं करता। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है बी सी ई का तात्पर्य क्या है? बी सी ई का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो क्या है? बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए अगला है 49 नंबर, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो हम कैसे जानते हैं, ये आपको बताना है कि भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो किस वजह से? महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है? ए है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी कहता है जंगलों का विनाश हो गया था होगा। सी कहता है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। और डी कहता है संभवतः नदियां सूख गई होंगी। तो हमारा 50 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी सी डी। तो बी सी और डी, मतलब जंगलों का विनाश हो गया होगा, बाढ़ आई होगी या फिर नदियां सूख गई होंगी, तभी क्या होगा? ये समाप्त हो गए हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होता है? तो ये हम बताना चाहते हैं आपसे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? दूसरा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक, देखिए ये दो भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। हीनयान वाले बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाते थे, मगर महायान ने बनानी स्टार्ट कर दी थी दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो देखिए इसके संदर्भ में सही क्या है? हमारा 52वां का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों को का नियंत्रण कठिन था। ठीक, तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनजाति लोगों के इतिहास के पुनः निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो 53 का हमारा दूसरा कथन गलत होगा कि अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। तो हमारा 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है 54 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो किस प्रकार से किया दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो कौन सी प्रतिनिधि जो है वो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो हमारा थर्ड हो जाएगा जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? किसको कहा जाता है छोटा तिब्बत दोस्तों? तो किसको बोलते हैं हम? लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है भारत में अपीलीय प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो हमारा जो 57 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है दोस्तों? तो कौन सा हमारा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो चौथा, इस पठार पर पश्चिम की ओर से बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 58 का सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। चलिए अगला देखते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो अफ्रीका के बारे में सही कौन सा कथन है? तो दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक ऐसा द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य यानी विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो तीसरा का हमारा 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतुओं में वर्षा होती है, क्यों वर्षा होती है? देखिए इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं माना गया था, इसके लिए सबको बराबर नंबर दिए गए थे। चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है दोस्तों? तो 61 का हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश में की रचना स्थलों महिलाओं को किस यौन उत्पीड़न से बताया था? तो कौन सी स्थान पे? तो कार्यस्थल पे। ठीक, जो कार्यस्थल पे होता थी उनके साथ यौन उत्पीड़न होता था, तो उसी के बारे में विशाखा
वर्षित भारत संघ के बारे में बताएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, वर्क प्लेस पे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो कौन करते हैं दोस्तों? तो देखिए भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ये आपको पता होगा। मगर यहाँ पे राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है, तो विधानसभा के सदस्य बिल्कुल नहीं, संसद के सदस्य बिल्कुल नहीं, और अटॉर्नी जनरल बिल्कुल नहीं। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है ना हमारा राष्ट्रपति तो करता है राज्यपाल की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति का तो केंद्र सरकार का। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता? इसका भी दोस्तों हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना गया था। ठीक है, तो कौन सा ग्रामीण नहीं होता? तो वैसे हमारा नगर निगम वार्ड काउंसलिंग यही नहीं होना चाहिए। चलिए बाकी आपको अगर लगता है इसका कोई सही ऑप्शन तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, चलिए अगला है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बसु निर्देश क्या हैं? तो डी.के. बसु के जो निर्देश थे वो आपके क्या थे? हमारा 65 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। चलिए अगला है, 66 नंबर क्या कहता है? वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है दोस्तों? तो हमारा कौन से अधिकारों को स्वीकारता है? तो हमारा 66 का दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियां। कौन सा? अनुसूचित जनजातियां दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 67 नंबर, द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है, कौन सा है? भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, या फिर जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारे अतीत वन कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्या कहता है? कथन से है। तो पहला कथन क्या है कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। दूसरा है कि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करता है दोस्तों। तो हमारा 68 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कथन भी सही है किंतु ए गलत है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी तत्व को समाज का निर्माण करते हैं, उनके बीच के संबंधों को बोध कराना। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक विज्ञान में जो आकलन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, परीक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो 71 नंबर के लिए भी आपको एक प्रॉब्लम थी, इसके लिए भी सबको बराबर नंबर दिए गए, इस क्वेश्चन को भी क्रॉस किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 72 नंबर देखते हैं, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है दोस्तों? तो कौन सा सही है? देखिए हमारे कथन क्या है? पहला कथन है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। दूसरा है, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। तीसरा है, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। तीसरा है, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ही सही हो जाएगा कि पहला क्या है? केवल एक मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चलिए दोस्तों, तो 72 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देखते हैं, शिक्षार्थियों के जीवन से अभिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है कि विषय वस्तु में विविध संस्कृति दृष्टिकोणों को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। दूसरा कहता है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करें। तीसरा है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने का मौका दें दोस्तों। तो हमारा 73 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, ए और सी सही हो जाएगा। तो ए और सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्यों होता है दोस्तों? पहला है, किसी साम्राज्य एवं वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। दूसरा है, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तीसरा है, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। चौथा है, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो दोस्तों हमारा 74 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ए बी सी ए बी और सी दोनों सही, तीनों सही हैं, बाकी चौथा हमारा क्या हो जाएगा? गलत है। चलिए अगला है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण
को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है यथोचित विराम एवं पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। दूसरा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों को कार्य पत्रों का प्रयोग करना। तीसरा है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। चौथा है कि कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली जो होती है ना, आपको पता होगा, ठीक है, सामग्रियों को शामिल करना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 75 का दोस्तों। तो 75 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, 75 का दूसरा ऑप्शन मतलब कि ए, सी और डी सही हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा और डी ऑप्शन सही होगा और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। तीसरा है यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। चौथा है यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो हमारा 76 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। तो ये ए बी सी सही होगा, चौथा क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। पहला है सामाजिक प्रक्रियाओं में तेजी खोज करने को इच्छुक। दूसरा है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। तीसरा है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। चौथा है विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो हमारा देखिए 77 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी और सी दोनों, ए बी सी तीनों सही होंगे। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है सामाजिक विज्ञान के पाठ्य चर्चा को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। पहला है पाठ्य चर्चा में को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। दूसरा है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। तीसरा है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्नवर्गीय प्रसंगों के। चौथा है कि एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए देना। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी, मतलब कि बी, ए और सी। तो ए और सी सही हो जाएंगे, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 79 नंबर क्या आता है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह समझने के लिए कि उनकी मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी में कैसे जुड़े हैं। तुम्हारा 3 ऑप्शन 13 ऑप्शन 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण को चयन करिए। तो हमारा देखिए कौन सा उदाहरण विविधता को दर्शाएगा। तो हमारा 80 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 80 का चौथा ऑप्शन सही होगा कि परितोष को बंगला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है दोस्तों। तो यही क्या है आपका विविधता है। विविधता में क्या है, एकता में अनेकता का प्रतीक करता है हमारा भारत। ठीक, अगला है एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो मोमडिला में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसोंग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे दोस्तों। तो देखिए ये कहाँ के हैं, तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है। तो इससे देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आप इससे आप बहुत अच्छे से नॉलेज रख सकते हैं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक मानचित्र पर बताएगा। ठीक, वहीं पर आपका नामदफा मिल जाएगा, ठीक है, और बोमडिला वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है कि 82 नंबर है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की सामुदायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल इसको छोड़कर। तो किसको छोड़कर दोस्तों करना चाहिए, तो हमारा 82 का बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर। किसको छोड़कर, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो कौन सा जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो हमारा 83 का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, 3 नंबर। कौन सा, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। पहला है अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। दूसरा है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहें वो किसी भी पुरानी हो। तीसरा है कि सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। चौथा है स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन
को प्रमुखता देना। तो हमारा 84 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपको बता दें इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मतलब बी और सी दोनों सही होंगे, बी और सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 85 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यह हमको बता दें तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बाजार बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखना। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक, ए बी सी सॉरी दोस्तों ए बी सी तीनों ऑप्शन राइट होंगे, तो हमारा बी ऑप्शन ये राइट होगा। चलिए अगला है 86 नंबर। देखिए 86 नंबर क्या था, इसको आप लोग देख लेना। तो इसको गलत माना गया और इसके सभी को नंबर बराबर दिए गए, तो इससे भी हम नहीं देखेंगे, इसको आप लोग देख लेना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर का कहता है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग में स्वीकारा गया है? ठीक, तो किस अधिकार में स्वीकारा गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसमें, जीवन के अधिकार में आर्टिकल 21 में कहा गया है कि सबको क्या है कि प्रदूषण रहित मतलब शुद्ध हवा की भी आज़ादी है। चलिए है अगला है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो 88 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं? तो लोकसभा में केवल और केवल 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। अगला है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। देखिए नेपाल वैसे भी समय खत्म होने वाला है, ठीक, वो पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट देता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतंत्र से क्या हुआ है? राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल गया। ठीक दोस्तों, चलिए अभी हाल ही में अभी कुछ दिन ही हुए हैं यहाँ पे संविधान लागू हुआ था। ठीक, चलिए अब देखिए हम देखेंगे अगला पार्ट इसका। ठीक है, तो अब देखेंगे हम 91 से लेकर 160 के बीच। तो देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे 91 से लेकर 160 150 तक क्वेश्चन, और वो भी अब हिंदी भाषा के देखेंगे। ठीक, 91 से 120 तक हम देखेंगे हिंदी भाषा के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। देखिए एक चीज़ आप देखिएगा कि पहले हम 91 से 120 तक देखेंगे ये क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहला है क्या हमारा, ये आपका पूरा वो खुला हुआ है गद्यांश। ठीक, इससे पढ़ करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो देखिएगा आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। तो हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सीधा चलेंगे कहाँ पे? क्वेश्चन की तरफ। पहला है वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है, तो क्या मिलती है जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं दोस्तों? तो वातावरण को क्या मिलती है? वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है दोस्तों। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 52वां नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या रहेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहेगा, तो एकदम बढ़िया परफेक्ट जीवन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो वातावरण का विग्रह कैसे होता है? वातावरण का विग्रह और समास कैसे होगा? तो यह हमें बताना है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 93 का दूसरा, वात का आवरण और या फिर तत्पुरुष समास। ठीक, तो चलिए अगला है श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? तो ये तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम आगत शब्द हैं। चलिए अगला है लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। तो लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? तो हमारा 95 का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो गद्यांश का मुख्य विषय क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। चलिए अगला है विनिमय का अर्थ क्या होता है? तो विनिमय प्रणाली का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़ा भी होगा। तो क्या होता है? लेना और देना ना, लेना देना, आदान प्रदान को विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक, चलिए हम सांस के साथ क्या करते हैं? तो क्या लेते हैं हम सांस के साथ? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी के विपरीत क्या करते हैं? पेड़ पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने से अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव है, तो क्या स्वभाव है इसका हमें बताना है। तो कैसा स्वभाव है दोस्तों? तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानव की तरह। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फिर गद्यांश आया है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक, फिर इसके पढ़ करके इसके सही उत्तर देने हैं। ठीक, तो चलिए इसका हम पूरा देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक, तो ये देखिए पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, इस कारण का क्या हो सकता है? इसका अर्थ क्या हो सकता है ये बताना है कि पेट पीठ मिलकर दोनों होता है एक, तो मतलब
कुछ भी भोजन ना करना। ठीक, जब कुछ भी भोजन ना करोगे क्या होंगे, पेट पीट एक हो जाएगा। कलेजे के दो टूक करना का आशय क्या होता है, तो कलेजे के दो टूक करना का आशय क्या होगा दोस्तों, मन को कष्ट पहुंचाना। ठीक, मन को कष्ट पहुंचाना दोस्तों। तो 101 का हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 102 नंबर देखते हैं। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु क्या है, तो मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु कौन सा है दोस्तों, अनुस्वार है। ठीक, देखिए मुंह शब्द में क्या है, अनुनासिक है। ठीक, अनुनासिक है। देखिए ये वाला क्या होता है, अनुनासिक होता है, अनुस्वार क्या होता है, चंद्रबिंदु। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला है, काव्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव होता है, जो हमारे मन में भाव उठता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, करुणा। ठीक, क्या होता है, करुणा होता है। ठीक, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 105वां देखते हैं। वह आता है तो वह सर्वनाम किसका द्योतक हो जाता है, तो किसका होता है, भिक्षुक का। ठीक, भिक्षुक का। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो हमारा 106 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका हमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए 107 नंबर देखते हैं कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों को समझ का विकास तथा उसके आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तरीय पर भाषा सीखने का क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए पढ़ने का अर्थ होता है क्या, पढ़ने का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो ये चीज़ बताना है, तो क्या होता है, पढ़कर समझना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर क्या है, कविता में इस बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने के लिए किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है, तो किसकी ओर प्रश्न संकेत कर रहा है, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाषा संरचना की तरफ। चलिए अब अगला देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो कौन सी है, तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आयु अनुरूप साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, तो इसका सही विचार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 111 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट होगा, पूर्णतया सत्य है। चलिए अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे देखिए, ताकि बच्चे क्या कर सकें, उन्हें क्या हो, तो ये सभी हो जाएंगे, मतलब कि भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदी तर भाषाई साहित्यों में से परिचित हो सकें और सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 113 नंबर देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हम 113 117 एक साथ करते चले जाएंगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है ना, छोटा करना पड़ता है। तो पहला 13 देखते हैं पहले, फिर 17 देखेंगे। बच्चे भाषा तक बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, तो देखिए 113 का ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा, दूसरा, जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। अब उसके बाद 17 नंबर देखते हैं, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावित है, तो कौन सी विधि हो जाएगी, हमारा आगमन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो 114 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवलोकन। चलिए उसी तरह 118 नंबर देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है, तो हमारा विचार किससे जुड़ा है दोस्तों, तो हमारा 118 कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, विज्ञान संबंधी पदावली से। तो 118 हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 115 देखते हैं। द्वितीय भाषा की पाठ्य चर्चा का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करती है, तो हमारा 115 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बुनियादी। चलिए उसी तरह 119 देखते हैं। त्रिभाषा फार्मूला भारत की फ्री स्पेस है कि चुनौतियों और फ्री स्पेस है को संबोधित करने का प्रयास करता है दोस्तों, तो 119 का हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भाषा स्थिति और संस्कृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 116 और 120 को। तो भाषा के विभिन्न कौशलों को के रूप पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, तो किसके रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, तो 116 का हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्रमिक। ठीक, अगला है 120 नंबर, लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति होनी चाहिए, ये विचार है। तो ये विचार क्या है, सत्य है या असत्य है, तो हम सही बता दें आपको, तो इसका आंशिक रूप से सत्य है दोस्तों। चलिए अगला देखिए 120 तक देख लिए हैं। अब देखिए इंग्लिश का पेपर है, इसके बाद फिर से हम हिंदी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका पैराग्राफ है, तो इससे आपको आंसर छांट के करने हैं। चलिए हम पहले पैराग्राफ आपको दिखा दें थोड़ा सा जूम करके दोस्तों, फिर उसके बाद हम आंसर करते हैं इसके।
तो ये देखिएगा ये देखिए ये पूरा आपका पैराग्राफ, इसको आप लोग पुश करके देख लीजिएगा, इसके बाद हम इससे सीधा आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 121 नंबर का कहता है धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा। तो धन उपार्जन में अगर हम इसका संधि करते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, तो धनोपार्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उक्त कथन का आशय क्या है। तो आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया, उक्त कथन का आशय क्या होगा, आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। चलिए अगला है प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था। तो क्या माना गया था दोस्तों, तो हमारा 123 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। तो जघन्य शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता दोस्तों, तो जान से संबंधित यही नहीं होता। जघन्य मतलब कहता है बहुत ही क्रूरता वाला ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण क्या होते हैं। तो हमारे मानवीय संबंध जो पीछे छूटते हैं उसका कारण क्या होते हैं, धन कमाने की अंधी दौड़। तो हम धन कमाने के चक्कर में सबको भूल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हम दो क्वेश्चन साथ देखते चलेंगे, ठीक। तो इससे आपका भी फायदा होगा कि एक बार में जल्दी से समाप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है। तो क्या माना है दोस्तों, तो 126 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 126 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा, किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा, ठीक। चलिए अब देखिए सुख साधन का विग्रह और समास क्या है। सुख साधन का विग्रह और समास क्या होगा दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 129 का 2, सुखों के साधन यानी कि तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस शब्द युग्म को पहचाने जो शेष से भिन्न है, उचित अनुचित, चोरी डकैती, सत्य असत्य, न्याय और अन्याय दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा, चोरी डकैती क्या है, सेम ही होते हैं, ठीक। तो इसीलिए क्या है, अलग है, बाकी सब क्या है, विलोम शब्द हैं। अगला है वह 130 नंबर देखते हैं। वह अशिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो, ठीक। तो जो क्या हो, हमारा 130 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो दयालु और सचरित्र हो। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी दौड़ को अंतरहीन माना गया, किसी दौड़ को अंतरहीन माना गया किस लिए, तो 128 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 128 का हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि किसी भी प्रकार धन जोड़ने की, ठीक। अब देखिए ये पैराग्राफ के थे, तो आप पैराग्राफ से ये क्वेश्चन निकाल रहे थे, ठीक। तो आप लोग समझ लेना, थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में हम थोड़ा सा वीडियो लेंथी ना हो इसलिए। अच्छी शिक्षा का विशेषता नहीं है, तो कौन सी अच्छी शिक्षा का विशेषता नहीं है, इस पैराग्राफ से आपको छांट के करने हैं, ठीक। तो कौन सा नहीं है, 131 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, तीसरा, अनुत्तरदायी बनना, ठीक। चलिए 132 नंबर देखते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है कि अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति क्या होता है। सुशिक्षित व्यक्ति क्या होता है, तो दोनों का बराबर ध्यान रखता है। अगला है हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं, उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का है। तो कौन सा, देखिए उपयुक्त वाक्य कैसा है, तो और आ गया तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखिए सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ठीक, वहां पे सिंपल सेंटेंस आते हैं, मगर सरल वाक्य में सिंपल आएंगे, मगर संयुक्त में क्या होता है, और, किंतु, परंतु, तथा ऐसे शब्द आएंगे तो संयुक्त होगा। मिश्र वाक्य में कौन से होते हैं, जो कि, है ना, इसलिए, इतना उतना, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो मिश्र वाक्य होगा। ये रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं इस वाक्य के, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। तो कौन सा जो शब्द है वो अन उपसर्ग से नहीं बना है, तो अनपढ़ नहीं बना है, ठीक। तो अनपढ़ नहीं बना, ठीक। तो हमारा सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, 138 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा, भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ, सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलिए अगला है मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब मनुष्य सुखी कब कहा जाएगा, जब क्या हो, उससे आत्मिक ज्ञान हो, ठीक। अगला है 139 नंबर का कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा। तो हमारा 139 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। तो हमारा 136 का कौन सा ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन सही जाएगा, संदर्भ का व्याकरण। अगला है 140 नंबर, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशान का अनुभव करता है, असंभवतः मुदित से ग्रस्त है। तो मुदित किससे ग्रस्त है ये आपको बताना है। तो हमारा 140 का डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, डिस्लेक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। तो 137 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेखक ने अपने जीवन की
किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर का कहता है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 141 सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, कौन सा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा कि कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से रखते हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए 142 नंबर देखते हैं, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार के सामग्री का विकास किया जाना चाहिए दोस्तों, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मूल्य परक। चलिए अगला 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर पढ़ने का संबंध से है, तो पढ़ने का संबंध किससे होता है मेरे दोस्तों, तो हमारा अर्थ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक क्या है, उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है दोस्तों ये बताना है। तो 143 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण। चलिए अगला देखते हैं। 147 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 47 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना दोस्तों। चलिए अगला है 144 नंबर, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो क्या करने में सहायक होगी दोस्तों, तो 144 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोज परीक्षण। चलिए अगला है 128 नंबर देखते हैं, बच्चों के जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, तो पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या होता है, तो हमारा परिचित भाषा जल्दी सीखेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा 149 नंबर देख लेते हैं इसी वक्त, कि वाणी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में काफ़ी तेज बदलती है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, लिखित। ठीक, लिखित। चलिए अगला है 145 नंबर देखते हैं दोस्तों। 45 नंबर कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के विकास भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों, तो 145 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, दूसरा, श्रुतलेख, जो श्रुतलेख होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 150वां क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है मेरे दोस्तों, तो क्या उद्देश्य है, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, हमने पूरे और पूरे 150 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं और इसका हम पहला पेपर भी लेके आए।